नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। आज अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात होगी, लेकिन इससे पहले की एक बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी आ रही है, श्रद्धालुओं को बस सेवा की यहां पर सौगात मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शक्तिपीठों के दर्शन करवाएगी एचआरटीसी। पहले धर्मशाला से बस की शुरुआत होगी, तो वहीं आपको बता दें कि चिंतपूर्णी ज्वालामुखी के दर्शन करवाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की ओर से ये जानकारी दी गई है। और हमारे चप्पे चप्पे पे जो है देवता विराजमान है और बहुत ही रिनाउंड टेम्पल जो है, जो बहुत प्रसिद्ध धर्मस्थल हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं। और हम अब पहली दफ़ा जो है दर्शन स्कीम के तहत जो है बस चला रहे हैं इन नवरात्रों में, जो कि पहली बस जो है धर्मशाला से चलेगी, चिंतपूर्णी आएगी। चिंतपूर्णी में बस के दर्शन होंगे और फिर उसके बाद ज्वालामुखी जाएगी। ज्वालामुखी में भी पूरी बस दर्शन करेगी और फिर उनको शाम को धर्मशाला छोड़ा जाएगा। अभी हमने, क्योंकि ये एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट टाइप है, शुरुआत है, तो अभी हमने इसको टूर को 1 डे 2 डे 2 डे 3 डेज में कन्वर्ट नहीं किया। अभी हमने सिंगल डे का कोशिश की है कि सिंगल डे में हम कैसे श्रद्धालुओं को लेके जा रहे हैं। लेकिन हमने ये अपने डिपार्टमेंट को, एचआरटीसी को डायरेक्शंस दी हैं कि जहाँ जहाँ भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो अमृतसर है, चाहे वो ब्यास है, चाहे हमें जो है अपने मंदिरों का ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी, नैना देवी और उसके बाद चामुंडा जी, बाबा बालकनाथ जी, कांगड़ा जी, इनका सर्किट बनाना हो, या जो है हमें हरिद्वार जाना है, हमें वृंदावन जाना है, या हमें अयोध्या जाना है, जो हमें सब धार्मिक स्थलों के लिए जो है बसों को हम धार्मिकता के हिसाब से शुरू करने जा रहे हैं। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी आ रही है, नादौन में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी और अहम जानकारी, 6 बीजेपी समर्थकों ने पार्टी छोड़ी है और कांग्रेस की यहां पर दामन थाम ली है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी छोड़ा है, कांग्रेस का थामा है दामन। ये बड़ी जानकारी, सीएम ने शिमला में ज्वाइनिंग करवाई है कांग्रेस। तो वहीं नादौन में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 6 बीजेपी समर्थकों ने पार्टी छोड़ी है और मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार को यहां पर उनका दामन थामा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये तस्वीर भी आपके सामने है। नादौन यानी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये नादौन जो क्षेत्र है वो गृह क्षेत्र है। यहां से वो लगातार तो हमारे साथ संजय शर्मा प्रवक्ता बीजेपी जुड़ चुके हैं, विजय डोगरा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय शर्मा जी और विजय डोगरा जी, जनता टीवी पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद। संजय शर्मा जी, आपके पास आते हुए जी, संजय शर्मा जी, 6 जो समर्थक थे आपके, वो रातों रात यहां पर कांग्रेस के दामन थाम लेते हैं। क्या कमी रह गई, कहां पार्टी चूक गई? नहीं, कोई ऐसा कोई इतना बहुत बड़ा कोई भूचाल राजनीति में नहीं आया है। ये अक्सर राजनीति में जो है वो आना और जाना छोटे कार्यकर्ताओं का चला रहता है। कांग्रेस को इसको ऊपर कोई बड़ी खुशी मनाने की बात नहीं है। पिछला चुनाव होने से पहले, जब 2 महीने पहले इनके बनाए हुए 3 कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो इन्होंने प्रदेश में बनाए थे, उसमें से 2 टूट करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जब ऐसे कद्दावर नेता शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी को सोचना पड़ता है। अब कांग्रेस पार्टी अगर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को अपने में शामिल करवा करके अपनी खुशी बांटना चाहती है तो ये मुख्यमंत्री जी को मुबारक हो।
और कुछ कार्यकर्ता ऐसे जुड़ते हैं जो कार्यकर्ता जो है वो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ से होते हैं, या मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई लालच या कोई स्वार्थी कुछ ऐसा दिखाया गया होगा जिसकी वजह से वो पार्टी छोड़ करके चले गए हैं। कोई ऐसा जो है उनसे उस विधानसभा क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी कमी आ जाएगी, ऐसा जो है वो कुछ मुझे नहीं लगता है। और ठीक है। अगर कांग्रेस पार्टी को इन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ अगर अपनी खुशी मनानी है तो वो मनाए। इनके कई मंत्री विधायक जो है वो टूट करके आने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन हम उनके लिए अभी दरवाजे अपने नहीं खोल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी इन कार्यकर्ताओं की बजाय अपने विधायकों को जो दिन प्रतिदिन हमारे नेताओं के संपर्क में है उनको संभालने का प्रयत्न करें। ठीक है विजय डोगरा जी, आप संजय शर्मा जी को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने किसी तरह का लालच दिया था, ऐसा है क्या? ये तो अब आरोप प्रत्यारोप राजनीति है। आना जाना तो ठीक कह रहे संजय शर्मा जी, लगा रहता है, लेकिन ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में विजय अग्निहोत्री जी के खास आदमी जो पूर्व एमएलए रहे, उनके खास सिपे सलार अगर छोड़ के जा रहे हैं तो कोई न कोई बात तो होगी। और अभी तो ये शुरुआत है, और शुरुआत मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र से हुई। अभी तो और भी जिलों में आप देखेंगे कि बहुत से कार्यकर्ता ऐसे हैं जो अब इनसे खिन्न होके बैठे हैं, क्योंकि केंद्र में एनडीए की सरकार है और यहाँ के जो मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट है उनसे बहुत से लोग नाराज हैं। अभी तो ये शुरुआत है, और शुरुआती दौर में मुझे तो ये लग रहा है कि संजय शर्मा जी ये कह रहे हैं कि ये छोटे कार्यकर्ता चले जाते हैं। कार्यकर्ता ही पार्टियों को बहुत बड़ा बनाता है, और जो कार्यकर्ता छोड़ के गए हैं वो कार्यकर्ता वो हैं जिन्होंने अपना जीवन पार्टी को उठाने के लिए लगा दिया। लेकिन उनकी अगर अनदेखी हुई है और वो उनको माननीय मुख्यमंत्री जी की जो नीतियां हैं वो अच्छी लगी, तो वो आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। और इससे ये कहना कि ये तो आना जाना तो चलो चला ही रहता है, लेकिन वो एक अल्पसंख्यक जिला अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं, एक पूर्व विधायक जी के पीए रहे हैं। अगर ये लोग छोड़ के जा रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई ठीक नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि जो लोग मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं वो उनका स्वागत है, और वो आए और कांग्रेस पार्टी में साथ दें। ठीक है संजय शर्मा जी, लोकसभा का चुनाव आपके सर पर है, विधानसभा के चुनाव को में आपको हार का मुंह देखना पड़ा यहाँ पर, और आप कहते हैं कि छोटे कार्यकर्ता के जाने से यहाँ पर पार्टी को फर्क नहीं पड़ती है। लोकसभा का चुनाव है, इसीलिए मुख्यमंत्री डरे हुए हैं। मुख्यमंत्री अपने ही विधानसभा क्षेत्र में जो है वो उनको जो है वो अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास नहीं है। वो दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर के अगर अपनी सरकार को और अपने संगठन को चलाना चाहते हैं, इससे ये साफ जाहिर होता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के जो है वो कांग्रेस पार्टी किस तरह डरी हुई है। क्योंकि पिछली बार भी जो है वो 4 के 4 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर इनकी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था। उसी के चलते जो है वो गली गली से अपना कुनबा जो है वो मुख्यमंत्री इकट्ठा करना चाह रहे हैं। आप देखिएगा आने वाले समय में जो है वो भारतीय जनता पार्टी में इनके बड़े बड़े नेता जो है वो आकर के जुड़ेंगे, और कुछ तो जो है वो अंदर से वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह पे लड़ने की भी जो है वो शर्त रख रहे हैं कि हम आने के लिए तैयार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन पूरे प्रदेश के अंदर मजबूत है, इसलिए हमें बाहरी लोगों की जो है वो अभी कोई आवश्यकता नहीं है। इनको सोचना ये चाहिए कि जब ये कह रहे थे कि हम प्रदेश में सत्ता में आ रहे हैं, इनके पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का सारा राजनीतिक उनका ताम झाम देखने वाले हर्ष महाजन जो है वो छोड़ करके आगे अन्य पिछड़ा वर्ग के इन्होंने पवन काजल जी है उनको इन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, वो पार्टी छोड़ करके हमारे साथ जुड़ गए। इनको सोचना इस पे चाहिए कि इनके बड़े बड़े चेहरे जो है वो जो छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं और वो हमारा दरवाजा खुलने की इंतजार में बैठे हैं, उसके ऊपर इनको जो है वो सोचना चाहिए। ठीक है संजय शर्मा जी, विजय डोगरा जी से एक छोटा सा यहाँ पर प्रतिक्रिया लेते हैं। सर विजय डोगरा जी, यहाँ पर समय की बेहद कमी है, लेकिन छोटा सा आपका प्रतिक्रिया चाहिए सर इस पर। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिनको ये छोटे कार्यकर्ता कह रहे हैं, जो लोग गए हैं, अब तो बहुत से लोग आपने देखा होगा पंजाब में जो लोग कभी भाजपा में चले गए थे कांग्रेस के या अकाली दल के, वो वापिस अब कांग्रेस में शामिल हुए हैं कल। और ये जो आने वाला समय है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में एक दौड़ अब लगी है, क्योंकि उनको ये समझ आ गया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होकर कांग्रेस इंडिया अलायंस में आगे बढ़ेगा और सरकार भी केंद्र में इंडिया अलायंस बनाएगा। इसलिए अब मुख्यमंत्री की नीतियां लोगों को पसंद आ रही है, इसलिए लोग
अब मुख्यमंत्री जी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं और उन्होंने ठीक है। नौजवान क्षेत्र के अंदर ने पूरे प्रदेश के अंदर एक अलग तरह का संदेश दिया है। उसका हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के जो ये कार्यकर्ता हैं ये मजबूती प्रदान करेंगे और कांग्रेस के लिए। ठीक है, संजय शर्मा जी, विजय डोगरा धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर सीएम ने शिमला में बीजेपी के 6 कार्यकर्ता को यहाँ पर पार्टी में ज्वाइन कराई है। नादौन में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है और 6 बीजेपी समर्थक ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस की यहाँ पर दामन थाम ली है। तो रुक करेंगे बड़ी और अहम जानकारी की और इस वक्त की बेहद जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। हिमाचल में 5 दिन खराब रहेगा मौसम। कई इलाकों में यहाँ पर बारिश और बर्फबारी के आसार जताए जा रहे हैं। ऊंचे क्षेत्र में बादल मौसम, धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर हल्का हिमपात की खबर है। 15 और 16 अक्टूबर को येलो अलर्ट यहां पर जारी की गई है। 19 अक्टूबर को मौसम साफ रहने की यहां पर उम्मीद जताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से यहां पर मौसम ने मिजाज बदला है और यहां पर 5 दिन मौसम खराब रहने की यहां पर आशंका जताई जा रही है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ अटवाल जुड़ चुके हैं। सौरभ, एक बार यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने मिजाज बदला है अपना और 15-16 अक्टूबर को यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त जो है धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर जो है मौसम जो है लगातार खराब बना हुआ है। हल्की हल्की बर्फबारी आप देख सकते हैं कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर जो है होना शुरू हो गई है। वहीं मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने भी अगले 5 दिनों तक जो है मौसम खराब बने रहने का जो अनुमान है वो लगाया है। और ऐसे में जब धर्मशाला में क्रिकेट के जो वर्ल्ड कप के जो मैच हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं और भारी संख्या में जो पर्यटक हैं वो धर्मशाला पहुंचे हुए हैं, तो जब ऐसे में मौसम जब ठंडा बन गया है तो इस सुहावने मौसम का जो लुत्फ है वो भी पर्यटक जो है लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, हमारे साथ मनविंदर अरोड़ा कुल्लू से जुड़ चुके हैं। मनविंदर, कुल्लू का हालचाल बताएं, किस तरह से कुल्लू में मौसम का मिजाज है? बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही जो है पूरे इलाके में पहले सुबह के हालांकि बात करें तो धूप खिली हुई थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहा है तो जो मौसम जो है बादल छाए हुए हैं यहाँ पे पूरे इलाके में। शाम के समय मौसम जैसे बताया जा रहा है कि शाम के समय से यहाँ जो बारिश जो शुरू हो जाएगी। हालांकि मैं लाहौल स्पीति की बात करूँ तो लाहौल स्पीति के मारालाचा कुंजुमदारा में जो बीते शाम से जो है रुक रुक के जो बर्फबारी का दौर जारी है। हालांकि जो केलोंग जो मुख्यालय जिला मुख्यालय है यहाँ जो इसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ अब बर्फबारी होने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो ऐसे में मौसम विभाग की जिस तरह से प्रेडिक्शन है कि अगले जो 4 दिन है वो मौसम खराब रहेगा और जिसके बाद और 15 से 17 अक्टूबर के बीच जो खासकर जो पूरे इलाकों में जो है बारिश हो सकती है और जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी हो सकती है। अगर मैं अभी कुल्लू की बात करूँ तो पूरा जो बादल अभी इस पूरे इलाके में छाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से मौसम जो क्लाउडी हो चुका है उस तरह से लग रहा है कि आज शाम तक भी जो नीचे वाले इलाके हैं, जो कुल्लू के जो आसपास के इलाके हैं, यहाँ बारिश हो सकती है। मनविंदर, अगर यहाँ पर बात करें किसानों की या जो फसल सेब वो व्यापारी हैं उनकी अगर बात की जाए तो मौसम को लेकर कितना कुछ खासा असर उन पे देखने को मिलेगा? देखिए, ज्यादातर जो फसलें हैं, जो अगर सेब की फसल की बात करूं तो ज्यादातर जो फसल अब क्योंकि सेब अब बागीचों से निकाले जा चुके हैं, कहीं अगर जो ऊपरी इलाके हैं थोड़े थोड़े जो कहीं सेब रहेंगे, हालांकि उनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और बाकी अन्य फसलों की बात करूं तो आने वाले दिनों में जो अगर जिस तरह से बारिश होगी तो उससे जो किसान और फार्मर जरूर इससे जो खुश नजर आएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनविंदर अरोड़ा और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर सौरभ अटवाल को भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। 15 और 16 अक्टूबर को यहाँ पर येलो अलर्ट जारी रहेगा। 19 अक्टूबर को मौसम साफ रहने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। तो 15 और 16 अक्टूबर को येलो अलर्ट जारी है। 5 दिन यहाँ पर मौसम खराब रहने की आशंका जताई जा रही है। 19 अक्टूबर को मौसम थोड़ा बहुत साफ रहने की उम्मीद है। हिमाचल में 5 दिन तक यहाँ पर मौसम खराब रहेगा। कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के यहाँ पर आसार जताए जा रहे हैं। तो ऊंचे क्षेत्रों में यहाँ पर मौसम भी बदला है। डिप्टी सीएम के साथ बैठक हुई। इस बैठक में अधिकारियों भी मौजूद रहे, जिसमें हिमाचल सरकार ने टैक्स बिल संशोधन किया है। टेम्पू ट्रेवलर पर टैक्स लगाने के फैसले के विरोध में उतरे हैं और यूनियन में टेम्पू ट्रेवलर पर लगाए गए टैक्स लगाने के फैसले को वापस लेने की मांग की है।
यूनियन के तर्क दिया गया है कि वे केंद्र सरकार को हर साल टैक्स देते और किसी भी राज्य में अलग से टैक्स नहीं लिया जाता। ट्रांसपोर्ट्स के डिफरेंट यूनियंस आई हुई थी। एक तो वो लोग हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे बसेस चलाते हैं और हिमाचल लेके आते हैं, और एक वो लोग हैं जो कि स्टेज कैरियर की तरह चला रहे हैं कि बस को वो जो है बुक नहीं करते हैं। एक तो है कि बुक करते हैं, वो बस हिमाचल में लेके आ गए। एक ये है कि वो जो है HRTC की तरह सवारियाँ उठाते हैं, तो सवारियाँ नहीं वो उठा सकते। उससे जो है वो दिल्ली में बस के आगे लगा देंगे, यहाँ पे कभी कोई करनाल रोक देगा, कभी कुरुक्षेत्र से भर लेगा, कभी चंडीगढ़ से भर लेगा, कोई ऐसे जो स्टेज कैरियर चला रहे हैं। जो मसला है, जो लोग स्टेज कैरियर की तरह बसेस को चला रहे हैं, उन पे हिमाचल प्रदेश सरकार को एतराज़ है। देखिए, CM साहब ने कल भी प्रेस को कहा था भी हमारे से मिले। पहले हमारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मीटिंगें हुई, अब जब डिप्टी CM जी से मीटिंगें हुई, पहले तो हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमारे को सुना। रेवेन्यू की बात थी, हमने उनको उड़ीसा की जजमेंट दी, जो उड़ीसा सरकार ने प्राइवेट गाड़ियों में जो कमर्शियल का बिजनेस करते हैं, वाइट नंबर प्लेट पे टैक्सी यूज़ करते हैं। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य सचिवालय में प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर के साथ बैठक की। बैठक में परिवहन विभाग का जिम्मा संभाल रहे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है। सरकार प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा है कि लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य में निजी बस संचालक के लिए 234 रूट और टेम्पो ट्रैवलर्स के लिए 100 से अधिक नए रूट संचालित किए जाएंगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश के जो प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन है, उन्होंने समय मांगा था हमारे से, तो आज उनको मीटिंग उनके साथ की गई है और उनके जो स्टेट वाइड जो इश्यूज थे उन पे डिस्कशन हुई और मीटिंग अच्छे माहौल में संपन्न हुई। पत्रकार क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी के मामले में हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि क्रिप्टो करेंसी के नाम पर शातिरों ने लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पैसा डबल करने के चक्कर में करीब 2.5 लाख लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया था। इस मामले में अभी तक 2000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, जबकि 400 करोड़ के करीब लोगों का पैसा डूब चुका है। फिलहाल जांच जारी है, फ्रॉड का दायरा और भी बढ़ सकता है। वहीं मामले में कई और आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है, जबकि 2 लोगों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो चुकी है। मैं SIT की बधाई देना चाहता हूं कि छोटे समय में, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ये क्राइम है, इसको इन्होंने समझा और इसमें आगे बढ़े और कुछ लोग गिरफ्तार हो गए हैं और कुछ की गिरफ्तारी के लिए इन्होंने टीम्स भेजी है। अभी जो लायबिलिटी कह रहे हैं, इंटरोगेशन से पता लगा है 400 करोड़ की है, तो वो लायबिलिटी, इनकी जो प्रॉपर्टी को पूरी मैप करके चिन्हित करके उसको हम सीज करेंगे। उस लायबिलिटी से फिर आगे जिनका पैसा देना है, देनदारी है, वो करवाएंगे। देखिए, ऐसा है, ये जैसे अभिषेक ने बताया कि एक ये स्पेशल एक्ट है, तो स्पेशल एक्ट के स्पेशल जज हैं और इसके स्पेशल जज सेशन जज शिमला है, तो सारी अब आगे की कार्रवाई वहीं होगी। एक तो 420 है और एक जो डिपॉजिटर्स वाला एक्ट है उसकी कार्रवाई सारी शिमला में होगी। तो अब जितने भी हम एक्यूज पकड़ेंगे, जितने भी मुलजिम पकड़ेंगे, हमको उधर ही पेश करने पड़ेंगे। अभी जो रिमांड में भी भेजे हैं तो जो सेशन जज शिमला के ऑर्डर से ही भेजे हैं। देखिए, ऐसा है, जैसे जब ये केस हुआ था, SIT बनी थी, तो हमको लगा था कि प्रॉब्ली एक नॉर्मल केस होगा, लेकिन जैसे जैसे इसकी तह तक पहुंच रहे हैं, ये बड़ा केस है। नवरात्रों का कल से आगाज हो जाएगा, जिसके चलते ज्वालामुखी मंदिर में 9 दिन भगवती का गुणगान होगा। मंदिर प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं के लिए भी कई इंतजाम किए हैं।
ज्वालामुखी में चहल पहल शुरू हो गई है। बाहरी राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने बताया है कि वो हर साल ज्वालामुखी आते हैं और अखंड ज्योति यहां से लेकर जाते हैं। सभी भक्तों के शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता ज्वाला जी के मंदिर में नवरात्रों का आयोजन का तैयारियां चल रही हैं। सब जगह व्यवस्था बनाई जा रही है, लाइटिंग का प्रबंध किया जा रहा है और हमारे जितने भी शक्तिपीठ हैं उसमें ज्वाला जी का बड़ा विशेष महत्व है, क्योंकि जो भी लोग अपने घरों में 9 दिन ज्योतियाँ रखते हैं, अखंड ज्योति, वो माता ज्वाला जी के मंदिर से यहाँ प्रज्वलित करके लेके जाते हैं। और इसलिए हमारा ये जो नवरात्रों से 2 या 3 दिन पहले का समय है, ये बड़ा व्यस्त होता है। इसमें सभी लोग जो है बड़ी दूर दूर से आकर अपनी टोलियाँ और अपनी संगत और कमेटियाँ बनाकर आते हैं और अपनी माता के यहाँ से ज्योति प्रचंड करके अपने घरों में 9 दिन ज्योति को स्थापित करते हैं और उसके बाद में फिर ज्योति को यहाँ पर छोड़ने आते हैं। और जैसे ही माता ज्वालामुख से लेकर वो ज्योति लेके जाते हैं उस यज्ञ में, क्योंकि यज्ञ को भी माता का मुख कहा गया है, तो इसमें वापस आकर ज्योति को छोड़ते हैं। तो आज भी सभी लोग यहाँ ज्योति ले जा रहे हैं और ये बड़ा महत्व है, क्योंकि यहाँ पर साक्षात ज्वाला माता की ज्योति से अपनी ज्योति को जगाकर लोग अपने घरों में माता ज्वाला जी का स्वरूप मानकर उसकी 9 दिन पूजा करते हैं और उनमें मन में ये भाव होता है कि हमारे घर में साक्षात ज्वाला माता की आई हुई है और माता रानी सबकी मनोकामनाओं को पूरी करती है। उमेश कुमार मिश्रा फरीदाबाद से यहाँ ज्योति लेने आया हूँ। 7 दिन माँ की ज्योत की पूजा करके अष्टमी को जागरण करके जब विसर्जन होगी और अखंड ज्योत वहाँ पर जलती रहेगी माँ ज्वाला की। ज्वाला माइना बोल साचे दरबार की जय। ये माता रंगनाथ गौरव पानीपत से आया हूँ माँ माई के दरबार में, माँ माई के नवरात्रों के लिए एक जोत लेके जाने के लिए। माँ माई मेरे साथ कृपा बना के रखे हमारे समस्त परिवार में। जय माता, जय माँ ज्वाला। शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं, ऐसे में हर जगह धूम मची हुई है और धर्मशाला कांगड़ा प्रशासन ने भी अपनी सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली है। जिला कांगड़ा में स्थित मां ज्वालामुखी, ब्रजेश्वरी देवी और चामुंड मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्थाएं कांगड़ा प्रशासन ने कर दी है, ताकि मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं तीनों शक्तिपीठों के कपाट सुबह 5 बजे ही दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे और रात 9 बजे तक श्रद्धालु माता के दर्शन कर सकेंगे। देखिए, इसमें जो नवरात्रे हैं, ये परसों से जो नवरात्रे हैं ये शुरू हो रहे हैं और हमारे यहाँ 3 जो मेजर हमारे टेम्पल्स हैं उसमें हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा रश जो है वो रहेगा, बिकॉज पीछे जो गुप्त नवरात्रे थे उसमें बारिश की वजह से लोग जो है काफ़ी दर्शन करने नहीं आ पाए थे। तो इस बार जो सभी जो SDMs हैं उनको डायरेक्शंस दी गई हैं कि समुचित जो वहाँ पर एक तरह से जो प्रबंध उन्होंने करने हैं, चाहे जो आपने बात कही कि चाहे वो श्रद्धालुओं की उनके दर्शन को लेकर हो, उनके लिए सुविधाएं हो, एक वहाँ पर अस्थायी तौर पर जो एक डिस्पेंसरी है उसको इस्टेब्लिश किए जाने के डायरेक्शंस दिए गए हैं। साथ ही साथ वहाँ पर जितना भी हमारा पानी के पीने की व्यवस्था है, बाकी चीज़ें हैं, लंगर की सुचारू संचालन है, उसको लेकर एक जो हमारे अप्रोच रोड्स हैं विभिन्न टेम्पल्स को, वहाँ पर अस्थायी पार्किंग्स को बनाने से लेकर तो तमाम प्रकार के जो डायरेक्शंस हैं वो दिए गए हैं। और इसमें जो सभी SDMs ने अपने अपने ट्रस्ट की जो बैठक है वो भी कर ली है और इसमें साथ साथ सुरक्षा जो प्रबंधों को ध्यान में रखते हुए भी एडिशनल होमगार्ड की फोर्स को भी रिक्विजिशन किया गया है। तो तमाम प्रकार से जो एक सुविधा के साथ हम श्रद्धालुओं को एक्सपीरियंस देने का प्रयास कर रहे हैं। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में वर्ल्ड कप क्रिकेट मैचों के आयोजन के कारण धर्मशाला की विश्व भर में एक अलग पहचान देखने को मिल रही है। डीसी डॉक्टर निपुण जिंदल ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब धर्मशाला को वर्ल्ड कप क्रिकेट मैचों की मेजबानी करने का मौका मिला है। जो अंतर्राष्ट्रीय टीमें हैं उनमें भी यहाँ की संस्कृति को लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। देखिए, इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये पहली बार हुआ है कि जो वर्ल्ड कप क्रिकेट की एक मेज़बानी जो है वो धर्मशाला को भी एक अवसर प्राप्त हुआ है और एक नहीं, 2 नहीं, इस बार 5 मैचेस जो हैं वो ICC और BCCI ने जो धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम को दिए हैं
और इससे एक बहुत बड़ा बूस्ट जो है वो टूरिज़्म को भी मिलेगा, एक बढ़ावा मिलेगा और एक विश्व पटल पर जो मैं कहूँगा एक धर्मशाला का जो स्टेडियम है और धर्मशाला को जो टाउन है, कांगड़ा ज़िला एज अ होल है, वो पहुँचेगा। और इसमें जो जितनी भी टीम्स हैं वो आप देख भी रहे हैं, न्यूज़ आपके माध्यम से ही जो है वो लोगों को भी पता लग रहा है कि जो हिमाचली संस्कृति है, हिमाचली कल्चर है या फिर जितनी भी यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है उसको लेकर जो है वो प्लेयर्स में, इंटरनेशनल प्लेयर्स में भी उत्साह काफ़ी ज़्यादा है। अपना हिमाचल में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।